Hello students, in today class we will study about section formula, internal section formula। आज के क्लास में हम लोग 2D का इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला को समझेंगे। हम देखेंगे कि इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला कैसे डेवलप की जाती है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये 2D इसलिए लिखे हुए हैं कि इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला फॉर 3D भी होता है। जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला फॉर 3D। यहां जो वर्ड लिखा हुआ है इंटरनल, इसका भी अपना महत्व है, क्योंकि जब हम सेक्शन फॉर्मूले में आते हैं तो इसका भी दो पार्ट है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो अभी हम लोग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला को डेवलप करेंगे और तब देखेंगे कि एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है। और किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? 2D के लिए पढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि 2 डायमेंशन। बोर्ड पर लिखना 2 डायमेंशन कहलाता है। हवा में अगर लिखने की फैसिलिटी आ जाए तो वो 3 डायमेंशन होगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला को डेवलप करेंगे। किसके लिए? फॉर 2D, मतलब कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। अब इसका स्टेटमेंट क्या है पहले ये देखेंगे हम लोग, और स्टेटमेंट हम लोग फिगर से देखते हैं। एक हम फिगर ड्रा करते हैं और तब हम लोग इस बात को समझते हैं। ओके, हम एक्सिस बना रहे हैं। हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहे। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स डैश है, और ये जो पोर्शन है ये है वाई डैश। और ये आपका ओरिजिन है। अब क्या है कि इसमें एक लाइन सेगमेंट रहेगा। लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब ये हुआ कि उसका 2 अंत बिंदु होता है। रेखा नहीं बोल रहा है, रेखाखंड बोल रहा है। तो एक लाइन सेगमेंट आएगा। तो हम इसमें क्या किया हमने कि एक लाइन सेगमेंट हमने ऐसे बना दिया। अब लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होगा। अभी मैंने बोला है कि कोई भी लाइन सेगमेंट रहेगा जिसको आप रेखाखंड बोलते हैं, तो प्रत्येक रेखाखंड का 2 अंत बिंदु होता है। ऐसा आपने पढ़ा है। तो वैसे ही एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट का एक जो पॉइंट है उसको हमने कहा कि वो कैपिटल ए है, और दूसरा जो पॉइंट है उसको हमने कह दिया कि ये कैपिटल बी हो गया। और ए और बी का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है। एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट है, और दोनों का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है। एक ऐसा पॉइंट है, इसको हमने ए इसको बी माना। एक ऐसा पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं आर। ये आर जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली। तो पूछता है कि आर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यही क्वेश्चन है। ओके, तो क्या क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन है गिवन में मेरे पास क्या क्या है? तो गिवन में हम लिख सकते हैं। गिवन में मेरे पास है ए एक पॉइंट है और 2D में है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक और पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2,
और R जो है R डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ, और R जो है डिवाइड कर रहा है AB को इंटरनली AR अपॉन RB। ये कितना है M1 अपॉन M2। R को देखेंगे तो A और B के बिटवीन में आता है, इसीलिए इस बात को इंटरनली बोलते हैं। इंटरनल हो गया। इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और अब मुझे क्या करना है, R का कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा, 9th स्टैंडर्ड से हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है तो वहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसका नाम रख दिया L। ये परपेंडिकुलर है, यानी AL जो है वो OX पर परपेंडिकुलर है। अब आप सोचेंगे क्यों ऐसा करते हैं, इस तरह का कंस्ट्रक्शन करने का क्या पर्पस है, क्यों करते हैं ऐसा कंस्ट्रक्शन? इसलिए कि A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ना तो इसका जो x एक्सिस पर हमेशा, तो इसका जो फुट होगा परपेंडिकुलर का, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वही उसका x कोऑर्डिनेट बताता है। वही क्या बताता है, इसका x कोऑर्डिनेट। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये x कोऑर्डिनेट को बताएगा, ये जो पोर्शन है ये y कोऑर्डिनेट को बताएगा। तो अगर हम ऐसा कहें कि A का कोऑर्डिनेट है, एक एक करके हम लिखेंगे कि A का कोऑर्डिनेट है x1 और कॉमा में y1, तो इसका मतलब ये हुआ कि OL का जो वैल्यू है ये होगा x1 और AL का जो वैल्यू होगा ये बनेगा y1। हो गया। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इससे यही कंसेप्ट आता है। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उस परपेंडिकुलर का जो फुट है ना, इसको फुट बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर का फुट है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट बताता है, और ये जो हाइट होता है परपेंडिकुलर का वो y कोऑर्डिनेट बताता है। ओके, उसी तरह B का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 है और कितना y2 है। तो फिर हम क्या करेंगे ना कि B से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसका नाम हमने रख दिया M। तो निश्चित रूप से फिर इसके फुट का ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे, तो कितना होगा, OM जो है ये बनेगा x2 और BM जो है ये बनेगा y। तो क्या इस आधार पर हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, R का कोऑर्डिनेट मुझे नहीं मालूम है, तो R का कोऑर्डिनेट हम लेट करेंगे। हमने लेट कर लिया कि R का कोऑर्डिनेट है x, y। अब मेरा मिशन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2 m1 m2। ओके, अब हमको क्या करना है कि R का कोऑर्डिनेट हमने x, y माना। अब x की वैल्यू मुझे निकालना है x1 y1 x2 y2 m1 m2 के पदों में। तो फिर R का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो फिर यहां से भी एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे और इसको हम कह देंगे n। तब यहां से बन जाएगा ON जो होगा ये होगा x और RN जो होगा ये हो जाएगा y। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो समझेंगे कि अब हम क्वेश्चन को, अब हम उससे को प्रूफ ही कर दिए करीब करीब। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है यहाँ पर कि AL, RN और BM। कंस्ट्रक्शन में अगर हम सोचे थोड़ा देर के लिए कि हमने इसमें रचना में क्या किया है, तो AL और बोलिए BM और बोलिए RN परपेंडिकुलर खींचा गया है, कहां पर, तो ये x एक्सिस। दो
और कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसको हम कह रहे हैं S और इसको हम कह रहे हैं T। तो परपेंडिकुलर जब हम ड्रा करेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा। हो गया। ये एंगल देखेंगे कि ये एंगल इसके बराबर होगा। सोचिए क्यों होगा बराबर? क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ध्यान से जब उसको देखेंगे तो मालूम चलेगी कि दो समानांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। If a transversal line cuts any two parallel lines, then corresponding angles are equal. जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों ही इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ये भी 90 है। तो दोनों ही ट्रायंगल का दो एंगल मैच कर गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या यहां पर कि ट्रायंगल, और हम लिख रहे हैं ASR सिमिलर टू RT एंड D। ये सिमिलर का सिंबल है। आप प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे कि दो त्रिभुज समरूप जो होता था उसका ये सिंबल है। तो समरूप होने का बहुत सारा क्राइटेरिया होता था। उसी क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया ये भी था, बाय डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ए समरूपता का ए नियम जो होता था या ए समरूपता नियम जो होता था उसको हम लगा रहे हैं। ये क्या कहता है तो आपको ये प्लेन ज्योमेट्री में इस बात को समझना है। ओके, जब कभी हम प्लेन ज्योमेट्री का वीडियो अपलोड करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। ऐसे शॉर्ट में आपको बता दें कि जब भी कोई दो ट्रायंगल का दो एंगल मैच कर जाता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। सिमिलर, जिसको हिंदी में समरूप बोला जाता है। सिमिलर का मतलब ये होता है कि कोई भी दो फिगर जिसका शेप सेम होता है उसे सिमिलर कहते हैं। जैसे ओरिजिनल ताजमहल और ताजमहल का फोटो जो आप बुक में देखते हैं वो दोनों सिमिलर है। कोई भी इंसान ओरिजिनल और उस इंसान का एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो अगर मान लीजिए हम देखते हैं तो लगता है कि दोनों का शेप सेम है, तो वैसी आकृति को सिमिलर कहा जाता है। ओके, तो इस आधार पर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से? तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, यानी दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। अब आप पढ़ते होंगे कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या बोला मैंने? देन, एक लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, देन कॉरेस्पॉन्डिंग sides are proportional। यानी जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब संगत भुजाओं का सिलेक्शन कैसे किया जाता है ये ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें का पहला और दूसरा लेटर चुनिए, तो लिख लिया हमने एस। इसमें का भी पहला दूसरा चुन लीजिए, इसमें का सेकंड थर्ड चुनिए तो एस आर, इसमें का भी सेकंड थर्ड चुनिए तो टी बी हो जाएगा, इसमें का पहला तीसरा ए आर हो जाएगा, इसमें का पहला तीसरा आर बी हो जाएगा।
हो गया। इस बात को जो है कहा जाता है कि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी समान अनुपात में होती है। और संगत भुजाएं जब भी लिखा जाता है तो ऐसे ही बनाया जाता है, पहला दूसरा, इसमें से भी पहला दूसरा, ऐसे करके चुना जाता है। ओके, अब आप AS बताएंगे कितना होगा। तो अब देखिए AS को निकालने का क्राइटेरिया, ये पूरा कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये x है। ये कितना है, आप बोलेंगे x1 है। तो x में से अगर x1 को माइनस कर दे तो ln निकल जाएगा, और जितना ln होगा उतना ही AS भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि AS का वैल्यू x माइनस x1 है। आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा आपको। अब आप RT देखिए, RT अगर मुझे निकालना है तो क्यों नहीं हम NM निकाल लें। RT निकालने के लिए मुझे NM निकाल लेना चाहिए, तो NM हम निकालते हैं। तो ये पूरा कितना है, यहां से लेकर यहां तक आप बोलेंगे x2 है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, x है, तो हो जाएगा ये x2 और माइनस में x हो जाएगा। अब आप देखिए SR, ये पोर्शन हमको निकालना है, ये वाला। तो ये पूरा हाइट कितना है, तो आप बोलेंगे कि पूरा हाइट है y। SN कितना है, तो आप बोलेंगे y1, तो हम लिख देंगे y माइनस y1 अपॉन TB देखिए उसमें। तो पूरा हाइट कितना है, आप बोलेंगे y2। TM कितना है, y है, तो यहां लिख देंगे y2 माइनस y। अब AR देखिए और अपॉन में RB, ये तो गिवन है कि M1 is to M2। हो गया, लिख दिया हमने इस तरह से। अच्छा, जब हम इसको इस तरह से लिख देंगे तो देखेंगे ना कि इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में सिमिलरिटी है काफी। ऐसा लगता है कि सेम रिजल्ट यहाँ कॉपी करके लिख दिया गया है। अंतर क्या है, सिर्फ x के जगह पर y रख दिया है, x के जगह पर y रख दिया गया। तो अगर हम इस रिजल्ट को जान जाते हैं तो इस पे हमको उतना थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, बस जहां जहां x है ना वहां वहां y लिख दीजिए, आसान हो जाएगा। अब इसमें देखिए कितना पार्ट बना, तो टोटल पार्ट इसमें बना 3, 1 2 और ये बना 3। मिशन क्या है मेरा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल x एंड अ स्मॉल y। तो हम क्या करते हैं ना कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार फर्स्ट थर्ड, एक बार सेकंड थर्ड करेंगे। आप सोचेंगे कि फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड करेंगे ना तो वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी x और y, और दो अननोन क्वांटिटी के लिए दो इक्वेशन चाहिए, इसलिए एक को हम करके नहीं कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यानी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं, हम थर्ड को देख रहे हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे, तो फर्स्ट को बोलिए कितना है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपॉन में m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसे, तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा m2x माइनस m2 x1। m1 से इसमें करेंगे तो ये आएगा m1 x2 माइनस m1 x। हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो x वाला पार्ट है उसको एक जगह कलेक्ट कर देंगे। तो x वाला पार्ट आप देख लीजिए, m1 x वाला पार्ट एक ये है और एक ये है, ये दोनों को एक साइड में कर लो, तो ये बनेगा m1x प्लस में हो जाएगा m2x, m1 x2 माइनस को उधर ट्रांसफर करते हैं तो कितना बनेगा m2x1, x का कॉमन बनाइए तो m1 प्लस m2
और यहाँ हो जाएगा x, और ये हो जाएगा m1 x2 और प्लस में m2 x2। और इस आधार पर जब हम x निकालेंगे तो ये आएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 बाई में m1 प्लस m2। हो गया, हमने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। x हमने क्या किया, कैलकुलेट, लेकिन वी हैव टू फाइंड x एंड y बोथ। तो एक बार और इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सेलेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा है, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y और इज इक्वल टू आएगा m1 अपॉन m2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो सेम ऐसे ही आएगा, बस जहाँ x है ना वहाँ y आ जाएगा। तो बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y रखिए। कितना बनेगा, m1 y2 प्लस में m2 y1 और अपॉन में कितना हो गया, m1 प्लस m2। इस तरह से हम y भी कैलकुलेट कर लेंगे। और मुझे x और y ही कैलकुलेट करना था, और उस कंडीशन में मुझे क्या करना था, r का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो r का कोऑर्डिनेट हमने माना कितना था, हमने मान लिया था x, y। आप चाहेंगे तो अल्फा, बीटा भी मान सकते हैं। ओके, अब x की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आएगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 और बाई में m1 प्लस m2 कॉमा, और फिर यहाँ पर m1 y2 प्लस में m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। इसको देखेंगे तो ध्यान से तो मालूम चलेगा। देखिए यहाँ कोड चलता है, यहाँ कोडिंग है इसका, यहाँ 1 2 है और यहाँ है 2 1, यहाँ भी 1 2 है और यहाँ 2 1। बस तो आपको ध्यान रखना है कि mx लिख देना है शुरू में, एक में 1 2 कर देना है, एक में 2 1, दूसरे वाले में my कर देना है, एक में 1 2 और दूसरे में 2 1 लिख देना है, और डाउन में है m1 प्लस m2। मतलब कि वो जो रेशियो आता है उसी का ये योगफल बताता है। और इस तरह हमने r को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ध्यान रखना है कि r यहाँ पर जो दिया है ना वो इंटरनल है। r क्या है, इंटरनल है। और जब हम एक्सटर्नल डिवीजन में आते हैं तो प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, और लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो जहां जहां प्लस आया है ना वहां वहां माइनस आ जाता है। बस इतना ही अंतर रहता है एक्सटर्नल डिवीजन में। तो एक्सटर्नल डिवीजन का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में r का लोकेशन बदल जाता है, r का लोकेशन बदल जाता है। r उस टाइम इंटरनली न रहकर एक्सटर्नली हो जाता है। ओके, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस तरह हमने ये फॉर्मूला बना दिया। अब इसी फॉर्मूले से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी डेवलप किया गया है। अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें तो वो भी इसी से डिस्कस किया गया है। ओके, तो अब हम और देखते हैं इसमें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और मुझे कैसे अप्रोच करना है।